बने एक दूजे के वास्ते पार्ट 5। उसने उसको बड़े ध्यान से देखा और उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। उसने उसके चेहरे पर अपने हाथों को फेरते हुए कहा, सानवी, तुम्हारे साथ जिसने भी ये हरकत की है उसे मैं माफ़ नहीं करूँगा। वो वहीं उसके पास बैठ गया और उसे ध्यान से देखने लगा। उसने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कुछ दवाएं दी और चला गया। वंश उसके पास ही बैठे बैठे सो गया। उधर रिया अपने प्लान को सफल होता देख बहुत खुश थी। वो उस आदमी से कह रही थी कि आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरा बदला पूरा हो गया। देखो, मैं यहाँ खुशी से ड्रिंक कर रही हूँ और वो वहाँ दर्द से चीख रही होगी। जितना मैं वंश को जानती हूँ, वो किसी का झूठ बर्दाश्त नहीं करता, और ये तो उसकी बीवी है जिसे वो प्यार करता है, तो उसका क्या हाल करेगा। मैं तो ये सोच सोच के ही खुश होती जा रही हूँ। फिर वो हंसने लगी। फिर उस आदमी ने बोला, तुमने भी तो उसे धोखा दिया है। तुम्हें डर नहीं लगता कि जब उसे ये पता चलेगा कि ये सब तुमने किया है तो वो तुम्हारा क्या हाल करेगा। रिया बोली, वो कितना भी कुछ कह ले, वंश उसकी बात पर कभी भी यकीन नहीं करेगा। मैं जानती हूँ उसे, वो किसी की नहीं सुनता। वैसे तुमने काम अच्छा किया। वो आदमी बोला, मुझे ये करने में मज़ा आया। वो इतनी सुंदर थी कि एक पल के लिए तो मैं भी बहक गया। यार, क्या फिगर है उसका। बस उसको ड्रेसिंग सेंस नहीं है, नहीं तो वो तो जहर है, जहर। रिया नाराज होते हुए बोली, अच्छा ठीक है ठीक है, ज़्यादा तारीफ की ज़रूरत नहीं है। कुछ दिनों के लिए गायब हो जाओ, इससे पहले कि वंश तुमको खोजने लग जाए। रिया से सुबह होने का इंतजार नहीं हो रहा था। वो सानवी की हालत अपने आंखों से देखना चाहती थी, इसलिए वो सुबह सुबह ही वंश के घर पहुंच गई। उधर वंश के फ़ोन पर कॉल आई, जिसको रिसीव करके वो रूम से बाहर चला गया। नेटवर्क अच्छे से ना मिलने के कारण वो आंगन में चला गया। कमला भी आ गई थी। वो सानवी के लिए सूप बना रही थी। रिया आई और उसने कमला से सानवी के बारे में पूछा, तो कमला ने उसे बताया कि वो वंश के रूम में है। रिया एक मुस्कुराहट के साथ वंश के कमरे में पहुंची। उसे लगा कि वंश अपने ऑफिस चला गया होगा। उधर सानवी की जब नींद खुली तो उसने खुद को वंश के कमरे में पाया। रात की बात याद आते ही उसके आंखों से आंसू निकल आए। वो अपने रूम में जाने के लिए उठी कि तभी उसके कदम लड़खड़ा गए। उसको यूं लड़खड़ाते हुए देख रिया बोली, क्या हुआ, तुम्हें चल नहीं पा रही हो। सानवी के फटे कपड़े को देखकर उसे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिल रही थी। वो मुस्कुराते हुए बोली, लगता है कल की रात कुछ ज़्यादा ही हसीन भी थी। ओहो, देखो देखो क्या हालत हो गई है तुम्हारी। तुम तो चल भी नहीं पा रही हो। पता है, तुम्हारी ये हालत देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैंने भी तुम्हारे साथ वही किया जो तुमने मेरे साथ किया। ये कहते समय उसके आंखों में नफरत, गुस्सा और खुशी तीनों भाव थे। वो मुस्कुरा रही थी। उसने ध्यान नहीं दिया कि वंश उसके पीछे ही खड़ा है और उसकी सारी बातें सुन रहा है। वंश ने शांत आवाज में कहा, ओह, तो ये तुम्हारा काम था। रिया ने जैसे ही उसकी आवाज़ सुनी, उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। वो डरते हुए पीछे की तरफ मुड़ी और बोली, वंश, तुम यहाँ कैसे। वंश ने उसको गुस्से से देखा और एक स्माइल के साथ बोला, अगर मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था तो कहाँ होना चाहिए था। और तुम यहाँ क्या करने आई हो, क्या देखना चाहती थी। ये बोलते बोलते वो धीरे धीरे उसके तरफ बढ़ने लगा। वो इतना ज़्यादा नाराज था कि उसके आसपास का माहौल गर्म सा हो गया। रिया बहुत ज़्यादा डर गई और वो हकलाते हुए बोली, मैं वो। अभी वो कुछ बोलती कि वंश ने उसकी गर्दन को अपने हाथों से पकड़ लिया, जिससे रिया का दम घुटने लगा। वो उसके पकड़ से छूटने के लिए संघर्ष करने लगी, लेकिन कोई फायदा नहीं था। ये सब होते हुए सानवी देख रही थी। उसे समझ नहीं आया कि वंश ऐसा क्यों कर रहा है। उसने डरते हुए वंश से कहा, वंश वंश, उसे जाने दीजिए, प्लीज छोड़ दीजिए उसे। वो वंश का हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ी तो फिर से गिर गई। वंश ने जब सानवी को गिरते हुए देखा तो उसने रिया का गला छोड़ दिया और सानवी की तरफ दौड़ा। उसने सानवी को गिरने से संभाल लिया। रिया जैसे ही वंश के हाथों से आज़ाद हुई तो वो जोर जोर से सांसें लेने लगी। वंश ने उसको देखा और बोला, इससे पहले कि मैं तुम्हारी जान ले लूँ, मेरे नज़रों से दूर हो जाओ। रिया वहाँ से जल्दी से निकल गई। उसने जाते वक्त मुड़कर सानवी को देखा और मन ही मन बोली, तुम्हारी ज़िंदगी मैंने बर्बाद करके ना रख दी तो मुझसे कहना। तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मैं भी तुमसे सब कुछ छीन लूँगी। ये सोचते हुए मुड़ी और बाहर चली गई। वंश ने सानवी को अपने गोद में उठा लिया और उसको प्यार से देखने लगा। उसको देखते वक्त उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सानवी को बेड पर बिठाया और खुद उसके सामने अपने घुटनों पर बैठ गया और बोला, सानवी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने कल जो भी तुम्हारे साथ किया, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था।
सानवी उसको देख रही थी। उसे भी लगा कि रिया वंश को अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए उसने ऐसा प्लान बनाया कि जिससे वंश अपने आप पर पूरी तरीके से कंट्रोल खो दे। उसने वंश से कहा कि कोई बात नहीं, मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ, मैंने आपको माफ़ कर दिया है। वंश ने जब ये सुना तो उसे सुकून मिला। वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। अब वंश सानवी के साथ वक्त बिताने के लिए बहाने ढूंढने लगा था, पर सानवी अपने आप में ही व्यस्त रहती थी। उसकी नीति से भी अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो अपने काम करने में इतना व्यस्त हो जाती थी कि कभी कभी वो रूम से ही बाहर नहीं निकलती थी। जब ऐसा होता तो वंश उसके रूम के बाहर ही खड़ा होकर उसको देखता रहता। उसको अपने काम में इतना मन लगाते देखकर वंश को बहुत खुशी मिलती थी, लेकिन सानवी का उसे यूँ इग्नोर करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। एक दिन तो वो आईने के सामने खड़ा होकर खुद को देखकर बोलने लगा, यार दिखते तो तुम स्मार्ट हो, लेकिन फिर कमी कहाँ है? वो मुझे प्यार से देखती क्यों नहीं है? लानत है तुम पे, तुम अपनी बीवी का दिल भी नहीं जीत सकते। वो खुद को आईने में देखकर ये सब बोल रहा था। फिर उसे समझ आया कि वो क्या कर रहा था, तो फिर वो खुद पे हंसा और बोला, वंश तू ये क्या कर रहा है? क्या हो गया है तुझे? ये बोलकर वो वहीं अपने बेड पर लेट गया और एक तकिए को अपने गले से लगा के बोला, ओह सानवी सानवी, मैं तुम्हें एक दिन अपना बना के रहूँगा। और वो चैन से सो गया। इसी तरह वक्त बीतता गया और 2 महीने बाद एक शाम को वंश ने सानवी को कॉल किया। शायद वंश का सानवी को ये पहला कॉल था। वैसे तो वंश जब भी ऑफिस में रहता तो अपने काम में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त रहता था। कभी कभी तो उसकी मीटिंग सुबह से शाम तक रहती थी। वो अपना काम बहुत ही ज़्यादा मेहनत से करता था। शायद यही सानवी और वंश के बीच एक जैसी बात थी। वंश की कॉल देखकर सानवी के दिल की धड़कनें बढ़ गई। उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा था उसे समझ नहीं आया। उसने कॉल को रिसीव किया। उधर से वंश ने कहा, हेलो। वंश ने ये इतने धीमे से बोला कि सानवी को लगा कि जैसे वो उसके कान के पास आकर धीरे से बोल रहा हो। उसके शरीर में एक करंट सा दौड़ गया। वो खुद को संभालते हुए बोली, हेलो। उसकी आवाज़ सुनकर वंश तो जैसे मदहोशी हो गया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए बोला, क्या कर रही हो? सानवी ने कहा कि स्केच बना रही हूँ। फिर वंश ने बोला कि आज तुम शॉपिंग पर चली जाओ और एक अच्छी सी ड्रेस ले लेना, आज हमें एक पार्टी में जाना है। सानवी बोली, पार्टी? पर मैं कैसे? वंश बोला, हाँ, ये पार्टी मेरे बचपन के दोस्त की सगाई की है, वो सब कुछ जानता है। वैसे भी वहाँ ज़्यादा लोग शामिल नहीं होंगे, तो तुम चिंता मत करो, बस तैयार रहना। शाम 7 बजे मैं आऊँगा। सानवी अभी कुछ बोलती उससे पहले ही वंश ने कॉल कट कर दी और मुस्कुराते हुए फ़ोन को देखने लगा। उसको यूँ मुस्कुराता देख केशव ने मन ही मन सोचा, लगता है सर भी अब मैम के पैर में पागल हो गए, और मुस्कुरा दिया। जब वंश ने उसको यूँ अपने तरफ देखते हुए पाया, थोड़ा सा होश में आया और बोला, क्या हुआ, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है क्या? जाओ वो गुप्ता की फाइल लेकर आओ। केशव मुस्कुराते हुए बोला, सर वो तो आपके हाथ में है। वंश इस बात पे थोड़ा सा घबराया और बोला, हाँ हाँ मुझे पता है। केशव समझ गया कि सर नर्वस हो रहे हैं, तो वो बोला, सर मैं आपके लिए कॉफ़ी ले आता हूँ, और वो मुस्कुराते हुए ऑफिस के बाहर चला गया। इधर सानवी घबराई हुई थी और हैरान थी, क्योंकि आज से पहले वंश उसको कभी किसी पार्टी में साथ नहीं ले गया था। ये पहली बार था जब वो किसी से उसको अपनी पत्नी के रूप में मिलवाने वाला था। उसने कॉल रखते ही अपनी डिजाइन की हुई एक ड्रेस निकाली और तैयार होने लग गई। जब वो तैयार हो गई तो उसने कमला को आवाज़ लगाई। कमला तो उसको देखकर हैरान रह गई। वो बोली, मैडम आप कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। इस पर सानवी थोड़ा शर्माते हुए बोली, आंटी आप भी ना, आप बस इतना बताइए कि मैं कैसी लग रही हूँ, कहीं कोई कमी तो नहीं है ना? वो क्या है, आज मैं पहली बार किसी पार्टी में जा रही हूँ वंश के साथ, कहीं कुछ गड़बड़ ना लगे। कमला बोली, नहीं मैडम कोई कमी नहीं है, कमी है तो बस एक नज़र के टीके की, जो मैं आपको लगा देती हूँ। ये कहते हुए उसने अपने काजल को उसके कान के पीछे लगा दिया और बोली, भगवान आपको बुरी नज़र से बचाए। ये सुनने के बाद सानवी से खुद को संभाला नहीं गया और वो रोने लगी, क्योंकि वो बचपन से ही अनाथ थी। उसे कभी किसी ने इस तरह से प्यार नहीं किया था। वो कमला के गले लग गई और बोली, थैंक यू आंटी मेरी लाइफ में आने के लिए, मुझसे पहले ऐसा किसी ने कभी नहीं कहा। थैंक यू आंटी। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। कमला देखने चली गई। वंश ने आते ही पूछा कि क्या सानवी तैयार हो गई? तभी सानवी आई। वो साड़ी का पल्लू ठीक कर रही थी। जब वंश ने उसे देखा तो वो उसको देखता ही रह गया। वो ब्लैक और रेड कलर की साड़ी में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसके बाल कमर तक
लंबे थे जिसको हल्का कर्ल किया गया था। वंश की नज़र तो सानवी से हट ही नहीं रही थी। उसे आज पता चला था कि सानवी की फिगर कितनी अच्छी है और उसके बाल भी कितने लंबे हैं। वो सानवी को बस एकटक देखे ही जा रहा था। उसे देखकर लग रहा था मानो कि कोई परी अभी आसमान से उतर के आई हो। नहीं, वो परी से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी वंश को। वंश का मन कर रहा था कि वो जाए और जाकर उसको अपने बाहों में भर ले और उसे जी भर के प्यार करे, पर ऐसा हो नहीं सकता था। सानवी वंश को यूं अपने तरफ देखते हुए देख रही थी। उसे लगा कि कुछ कमी है क्या जो वंश उसे यूं देख रहे हैं। वो वंश से थोड़ा डरते हुए बोली, क्या कुछ कमी है? वंश को होश आया। उसने सानवी को देखा और बोला, नहीं नहीं, कोई कमी नहीं है। अब वंश की निगाह सानवी के रेड लिपस्टिक पर जा टिक गई। वो बस उसके लिप्स को देखे जा रहा था। उसको होश नहीं था और वो धीरे धीरे सानवी की तरफ बढ़ता जा रहा था। वंश को यूं अपने करीब आता देख सानवी को अजीब लगा और दोनों के दिल की धड़कन तेज हो गई। सानवी वंश को यूं पास आता देख पीछे की तरफ जाने लगी और दीवार से टकरा गई। वंश उसके करीब आता जा रहा था। उसने सानवी की कमर को पकड़ के अपने पास कर लिया। सानवी घबरा गई, बोली, वंश ये आप क्या कर रहे हैं? लेकिन वंश को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। उसको तो बस सानवी के लाल होठ हिलते हुए दिख रहे थे। वो उसको किस करने ही वाला था कि तभी केशव की कॉल आ गई। तो वंश को होश आया। उसने जब खुद को सानवी के इतना करीब पाया तो वो घबरा गया। वो पीछे हटते हुए बोला, आई एम सॉरी सॉरी, और मुड़कर जाने लगा। उसने बिना सानवी को देखे बोला, चलो चलते हैं। सानवी बिना कुछ बोले वंश के पीछे चल दी। वो वंश के बर्ताव से थोड़ी घबरा गई थी, इसलिए कार में भी वो वंश से दूर होकर ही बैठी थी, पर वंश उसी को देख रहा था। तभी सानवी ने माहौल को बदलने के लिए वंश से पूछा कि आपके दोस्त के बारे में कुछ बताइए। वंश ने बोला, उसका नाम कार्तिक है। ये नाम सुनकर सानवी को अपने दोस्त की याद आ गई और वो अपने ख्यालों में खो गई। उसकी आंखें भर आई। वो कार के विंडो से बाहर देखने लगी। तभी कार रुकी। वंश और सानवी उतर गए। तभी उनको रिया सामने से चलकर आती हुई दिखाई दी और उसने पास आकर कहा, वंश कैसे हो? उसको देखकर वंश गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने रिया को घूर के देखा। उसने अपने हाथ की मुट्ठी बना ली। तभी सानवी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वंश को एक ठंडक का एहसास हुआ। उसने अपने हाथों की तरफ देखा जिसको सानवी ने पकड़ रखा था। उसने फिर सानवी की तरफ देखा तो सानवी ने ना में सर हिला दिया। उसको इस तरह से करता देख वंश का गुस्सा गायब हो गया और वो मुस्कुरा दिया। उसने सानवी का हाथ जोर से पकड़ लिया और रिया को घूरते हुए वो वहाँ से आगे बढ़ गया। रिया उनको इस तरह से देखकर गुस्से से पागल हो गई। उसने मन ही मन कहा, बस सानवी, बस एक मौका और तुम खत्म, और मुस्कुराते हुए चल दी। उसके मुस्कुराहट नफरत से भरी थी। वंश और सानवी जब एंट्री गेट पे पहुंचे तो सानवी ने वहां एक पोस्टर देखा जिसमें एक लड़के ने एक लड़की के हाथों को अपने हाथों में थामे रखा था और दूसरे हाथ से उसके कमर को पकड़ रखा था। लड़की ने लड़के के सीने पे एक हाथ रखा था और दोनों एक दूसरे के आंखों में प्यार से देख रहे थे। सानवी ने जब उस लड़के को देखा तो उसके पैर वहीं जम गए। उसकी आंखें अपने आप ही भर आई। हाँ, ये वही था, ये उसका कार्तिक था। सानवी की हिम्मत नहीं हो रही थी आगे बढ़ने की। वो खुद से बोली, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं उससे जितना दूर जाना चाहती हूँ, मुझे किस्मत उसके पास ही क्यों ले जाती है। तभी वंश ने उसको देखा और बोला, क्या हुआ सानवी, तुम ठीक तो हो ना? सानवी ने सर झुकाकर बोला, हाँ, और फिर दोनों आगे बढ़ गए। सानवी की नज़र सामने एक जोड़े पर पड़ी जिसमें लड़की तो बहुत खुश थी पर लड़का एक नकली मुस्कान लिए खड़ा था। उस मुस्कान के पीछे ना जाने उसने कितने दर्द छुपा रखे थे। वो कार्तिक था। सानवी उसको देखकर बहुत खुश हुई। आखिर कितने दिनों बाद उसने उसको देखा था। तभी सानवी की नज़र उसके बगल में खड़े एक लड़के पे गई जिसको देखकर वो डर से कांपने लगी। उसके बढ़ते कदम लड़खड़ा गए। उसने वंश के हाथों को जोरों से पकड़ लिया। इतनी तेज पकड़ने की वजह से वंश ने उसकी तरफ देखा तो पाया कि सानवी तो बुरी तरह से कांप रही थी। उसके माथे से पसीना आ रहा था। वंश उसको इस तरह से देखकर घबरा गया। उसने उससे पूछा, सानवी, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें क्या हुआ? ऐसे कांप क्यों रही हो? सानवी ने वंश को डरते हुए देखा और बोली, वॉशरूम, मुझे वॉशरूम जाना है। वंश ने हाँ में सर हिलाया और सानवी वॉशरूम की तरफ बहुत तेजी से चली गई। वंश उसको जाता देख रहा था। उसने अभी अभी उसके आंखों में जो डर देखा उसको देखकर वो बेचैन हो उठा। उसने सानवी को इतना डरा हुआ कभी नहीं देखा था।
अगर आप लोग को इस कहानी के आगे का पार्ट देखना है तो कमेंट में बताएं और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।